एक निराशा छाई हुई है। वो बड़े बड़े आंदोलन उठ करके भी वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, और प्रेस के ऊपर किस तरह से पहरेदारी है या नियंत्रण है, आवाज किस तरह से लोगों की दबाई जा रही है, मामले से मामले पर देशद्रोही कानून थोप दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप नेता लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं पहली ऐसी जनसभा जंतर मंतर पर देख रहा हूँ जहाँ हमारे साथी नेता के रूप में आए हैं, लेकिन अपने साथ में लोगों को लेके नहीं आए। मैं कह सकता हूँ कि 100-150 नेता होंगे यहाँ। कोई अकेले आए, कोई एक के साथ, दो के साथ आए। इसलिए मैं कह सकता हूँ अरे भैया कि जनता अभी उदासीन है, जनता में निराशा है। उसको जगाने का काम हम सब लोगों को करने की चुनौती है। यह जनसभा मेरे द्वारा आयोजित नहीं करी गई, मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर ओम सुधा जी ने ही तारीख तय करी, और पूरे देश में आज इस तरह से विरोध प्रदर्शन निजीकरण के खिलाफ में हो रहा है। ये डेट उन्हीं लोगों ने तय करी। तो मैं डॉक्टर ओम सुधा को पहला कार्यक्रम अपने बूते पर करने का धन्यवाद देता हूं, और उनका सहयोग प्रेम चौहान जी, बाबूलाल जी और साथियों ने दिया। साथियों, दो विचारधारा की लड़ाई आजादी के पहले से ही थी। 11 दिसंबर 1949 में बाबा साहब का पुतला जलाया गया था और संविधान जलाया गया था। ओ भैया भाई, आप समझ सकते हैं कि वो शक्तियां जो उस समय संविधान को स्वीकार नहीं किया था, भागीदारी को स्वीकार नहीं किया था, सेकुलरिज्म को स्वीकार नहीं किया था, वो अब क्या सत्ता में आकर के करेंगी, इस पर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, बल्कि ये सब चीज सामने है। 28 और 29 मार्च को 2-3 दिन पहले पूरे देश के अंदर पब्लिक सेक्टर के तमाम जो सार्वजनिक उद्योग थे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या भेल है, बैंक्स है, रेलवे भी है, बहुत बड़े पैमाने पर बंदी हुई थी। और ये मुद्दा उसमें भी था। पहले एक परिसंघ ही हुआ करता था जो निजीकरण के खिलाफ खड़ा हुआ करता था, अब पूरा देश की जनता खड़ा हो रही। पहले सवर्ण समाज को निजीकरण बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज उन पर बराबर की मार पड़ी हुई है। अगर 1 लाख वैकेंसी निकलती थी, 1 लाख नौकरियां सरकार के द्वारा दी जाती थी, तो लगभग 50,000 सवर्ण के बच्चे भी नौकरी प्राप्त करते थे। अब किसी को नहीं मिल रहा। आज वो हमारे साथ में भी है, जो कि अलग अलग यूनियन, अलग अलग सामाजिक संगठन सबके सब निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, और बड़े बड़े दल भी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। हाँ, एक पार्टी नहीं कर रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही। और मुझे लगता है जो बहुजन समाज बनाने चले थे, उन्होंने समाज को जातिवादी बना दिया, और समाज टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। और उसका ही परिणाम आज है कि किस तरह से मनुवादी शक्तियां देश के अंदर हावी हो गई। हाल में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में,
जिसको मानवर काशीराम जी ने बनाया था, क्या उस पार्टी को एक ही सीट मिलती अगर वो पार्टी मनुवादी पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर न किया होता? क्या इसी दिन के लिए बहुजन समाज, दलित समाज, कर्मचारी, अधिकारी अपने वेतन की कटौती करके, अपने समय का दान दे करके तमाम तरह के पीड़ाओं को, उत्पीड़न को झेलते हुए इस आंदोलन को खड़ा किया था कि यही आंदोलन एक दिन जाएगा जो खत्म कर दे, एक दिन होगा जो खत्म कर देगा? मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं का भी दोष रहा है, अंधभक्ति हो गई थी। मैं 20-22 साल से इतना ज्यादा पीड़ा झेला हूं, हमारे साथियों ने पीड़ा झेला है पूरे देश के अंदर। जब हम आरक्षण बचाने की बात करते थे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते थे, जाति निषेध की बात करते थे, तो कहा जाता था कि कांग्रेस का चमचा है, कभी कहा जाता था बीजेपी का चमचा है, और कितने ज्यादा प्रहार हमारे ऊपर हुआ करते थे। लाख समझाने के बावजूद में वो समझे नहीं और अंधभक्त बने रहे, और उसी अंधभक्ति का परिणाम यह है कि नौकरी खत्म। आज 44 विश्वविद्यालय हैं, एक में भी वाइस चांसलर दलित, पिछड़ा नहीं है, मुस्लिम नहीं है। हम भारत के संविधान के वजह से आज हैं। धर्म को मानना न मानना यह व्यक्तिगत अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन क्या हमें धर्म ने एमएलए कभी बनाया? क्या एमपी हमें कभी बनाया था? मिनिस्टर बनाया था? मुख्यमंत्री बनाया? डॉक्टर, इंजीनियर बनाया था? अगर बनाया हो तो बताइए, बनाया था? नहीं बनाया था। बनाया था? नहीं बनाया था। किसने बनाया? संविधान ने बनाया। हम संविधान को कितना मानते? आज इन्हें संविधान इसलिए बुरा लग रहा है, उसमें अल्पसंख्यक है, ईसाई है, दलित है, महिला है, पिछड़ा है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, इसीलिए संविधान उनको चुभता है। इसीलिए संविधान को आधा काट चुके हैं और आधा संविधान 2025 में खत्म कर दिया जाएगा। ये संविधान समाप्ति की ओर है। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हुए हैं, तो बड़ी जल्दी जग जाए नहीं, वो भी हमारे अधिकारों का, हमारे गर्दन के कत्ल के, वो भी कत्ल में शामिल होंगे। जो तथाकथित अंधभक्त हैं, बहुजनवादी हैं, अंधभक्त हैं, बहुजनवादी हैं, ये भी अपने समाज के गुनाहगार होंगे, ये भी कत्ल करने वाले लोगों के साथ में शामिल किए जाएंगे। आज नहीं तो कल इनका हिसाब आएगा। हम हमेशा लड़ते हैं ईमानदारी से। पार्लियामेंट में गया, प्राइवेट सेक्टर बिल हमने इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए, उसका भी माखौल उड़ाया गया। रामलीला मैदान में रैली उस समय 11 दिसंबर 2000 को किया था, जब पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी का वजूद खतरे में था, प्रमोशन खतरे में था, सीनियरिटी खत्म हो गई थी, ग्रेस मार्क विड्रॉ कर लिया गया था, और इसी परिसंघ के बैनर के तले 11 दिसंबर 2000 को रामलीला मैदान में रैली करी गई थी। उसके एक सप्ताह पहले पासवान जी की रैली थी और 2 सप्ताह पहले काशीराम जी की रैली थी, और मीडिया ने कंपटीशन मान लिया था, लिखना शुरू कर दिया था कि 3 दलित नायकों की आपस में होड़, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक संयोग था कि मानवर काशीराम जी रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे और पासवान जी रामलीला में ही किया, वो लाल किला में कर रहे थे, हमने
रामलीला मैदान में ही किया था और उस रैली को के ऊपर पूरी मीडिया की नजर थी और 11 दिसंबर 2000 की रैली काशीराम जी से भी और पासवान जी से भी बड़ी रैली हो गई थी और मीडिया ने इसको लिखा। क्योंकि हमारी तो ऐसी बात नहीं थी कि मीडिया में अप्रोच रहा हो, लेकिन मीडिया ने कहा था परिसंघ की रैली सबसे ज्यादा दमदार रही। वो भी अभी वो प्रमाण अभी है हमारे पास। अधिकारों को लेके आते थे, हम मैदान में उतरते थे अधिकारों को लेकर के। ये नहीं कि सत्ता प्राप्त की रैली, ये नहीं कि थूथू रैली, स्वाभिमान रैली, ये भावुक चीजें। अभी भी हमारे लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो नीला पट्टा बांध करके कहीं अत्याचार होता है पहुंच जाते हैं और हो करने लगते। मीडिया भी उनको उछालती है, पहुंच जाए कोई बात नहीं है, जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को शक्ति देने का, समर्थन देने का मतलब वही होगा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को हमने समर्थन दिया था।